अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजर और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ओबामा इंतजामिया ने पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले रोकने का मामला मुस्तरद कर दिया है। हमले किसी सूरत खत नहीं होंगे, अलबत्ता कमी हो सकती है। साथ ही अमेरिका ने हाफिज सिद्दीकी के मामले पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और पाकिस्तान को हाफिज सईद के मुतालिक सबूत देने की भी बात की गई है। उधर भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि कश्मीर पर ओबामा ने नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी है। दौरा तो खत्म हो गया, नताइज अब सामने आने लगे हैं कि क्या ये मुलाकात सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम थी या अमरीका के में भी उसको उतनी ही अहमियत दी गई, वहां के मीडिया में और वहां की आवाम में भी क्या इस मुलाकात की उतनी ही मकबूलियत थी। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि चीन और भारत से पाकिस्तान आखिर कुछ क्यों नहीं सीखता। मनमोहन सिंह चीन के तारीखी दौरे पर हैं और उन दोनों ममालिक में ने सरहदी झगड़े निपटा भी लिए हैं। इन झड़पों के बावजूद मनमोहन सिंह अगर चीन जा सकते हैं तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही क्लासेस साहब और कायद साहब की खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे रोजाना की तरह। जी कर शाजिया, एक डेवलपिंग स्टोरी कल जिसका मैंने जिक्र किया था कि कैसे 4 बड़े जो सरबराहान मुलाकात जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी टेलीफोन टेपिंग हो रही थी अमेरिकन एजेंसीज। आज पता चला है नहीं, तकरीबन 200 के करीब वर्ल्ड लीडर्स हैं जिसमें 35 जो हैं टॉप लीडर्स हैं जिनके टेलीफोन जो है टेप किए जा रहे हैं और ये अब एक वाटरगेट स्कैंडल की तरह खुलता चला जा रहा है। और इससे हमें इसकी रोशनी में हम देखेंगे कि ये जो क्या है, ये डिप्लोमेसी और ये जो एक दूसरे से ताल्लुकात की नौयत है ये क्या, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और साथ में कोट करूँगा एक नोटेड जो उनका साइमन जेनिकन्स एक कॉलमिस्ट है, वो अपनी पार्लियामेंट के बारे में क्या कह रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आज हमारे साथ कैसर साकी होंगे हाफिजाबाद से, और हम ये देखेंगे एक 8 साल बच्ची जो है कैसे यहाँ पे जो लॉलेसनेस है और ये इश्तिहारी दंदनाते फिरते हैं, और जो पैरालिसिस है हमारी लॉ एनफोर्समेंट का कि इतने एक 8वीं की बच्ची को वो ले गए हैं और मार हो रही है, और पुलिस और वो जो चूँकि वो बड़े बासर लोग हैं ये हमें वो कहानी बताएंगे, एक और जुल्म की दास्तान शेयर करेंगे, शायद उस बच्ची का हम कोई मदद कर सकें। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब। जी शाजिया, आज 2 स्टोरीज हैं जो शेयर करनी है आपके साथ। कल आपको याद होगा कि ये प्रोग्राम में मैंने कुछ 2 स्कैंडल्स यहाँ डिस्कस किए थे और बताया था कि यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम में वो 2 स्कैंडल्स आने वाले हैं। एक अफगानिस्तान में जो पेट्रोल बेचा जाता था पाकिस्तान से सस्ते दामों से लेके फिर दोबारा पाकिस्तानी मार्केट में महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। दूसरा LNG का स्कैंडल था, कैसे सेनेटर्स को वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया था और जो पेपर सबमिट किए गए थे टोटल उसमें झूठ और गलत बयानी की गई थी। हमारा तो ये ख्याल था कि शायद गुफ्तगू इन 2 स्कैंडल्स पे होगी, लेकिन कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक इशू खड़ा हुआ है। सेनेटर KPK से हैं वहाँ पे बंगेश नबी बख्श बंगेश जो हैं, उन्होंने पंजाब पे बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाए और इल्ज़ामात लगाने के बाद उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया सेनेट से। उसकी बड़ी थ्रिलिंग किस्म की स्टोरी है कि क्यों इस्तीफ़ा दिया, क्या गुफ्तगू हुई और वहाँ पे क्या शदीद किस्म के चार्जेस वहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पंजाब एक दफ़ा फिर कटहरे में आन खड़ा हुआ है और छोटे सूबे के जो वहाँ सेनेटर्स हैं तो वो पंजाब के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं कमेटी में बैठ के, वो आपको बताएंगे। और दूसरी अहम स्टोरी जो है यहाँ पे वो राजा परवेज़ अशरफ साहब है, उनके खिलाफ नैब ने जो तहकीकात हैं वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में पहुँच गई हैं और जो नैब के नए चेयरमैन हैं उन्होंने आते ही राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने के लिए जो इकदाम किए हैं उस पर भी बताएँगे कि हम मुल्क के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनका क्या मुस्तकबिल, वो गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे, तो ये भी बात करेंगे इस पर। ठीक है, क्लासेस साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुलाकात होगी अमरीकी सदर वज़ीर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। अब नताइज और खुलकर जो बातें हुई वो सामने आने लगी हैं। अब जो आज की जो मेन खबर यही है कि ड्रोन हमलों पर किसी सूरत पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, ड्रोन हमले उसी तरह जारी रहेंगे, अलबत्ता इनमें कमी ज़रूर हो सकती है। इस पर वाशिंगटन से समी इब्राहिम से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उस बारे में उनके पास क्या डिटेल है। क्लासेस साहब, इसका मतलब ये हुआ पिछली हुकूमत की जो मुनाफिकाना पॉलिसियां थी, उनका मुनाफिकाना रवैया था, वो आज भुगतना पड़ रहा है और आज के बाद कभी भी हम अमेरिका से ये कहने के काबिल नहीं होंगे कि प्लीज ड्रोन हमले बराए मेहरबानी बंद कर दिए जाए। नहीं शाजिया, जो हमारे यहाँ मुल्क में एक अजीब सा एक हमारे अपने बारे में रोमांस भी हर कौम को होता है, हर इंडिविजुअल को होता है, वो अपने आप को बड़ी शय समझते हैं। ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बड़ी तेज़ी से बदल चुकी हैं। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है। कोई मुझे एक आवाज़ बता दें,
एक दौर होता था, एक रेजोल्यूशन पेश होती थी किसी यूएनओ में या किसी भी उसमें सलामती काउंसिल में, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हमें सपोर्ट करते थे कि अगर पाकिस्तान ये बात कह रहे हो तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। आप जो पाकिस्तान ये रोला डाले हुए है ड्रोन्स पे या दूसरी चीज़ों में, आपको कहीं दुनिया के किसी कोने से किसी मुल्क की पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठती आई है? कोई चाइना ने बात की हो, कभी सऊदी अरेबिया ने बात की हो, कभी ईरान के तो खैर अपने मसाइल हैं, वो एक अपने इश्यूज़ पे चल रहे, या कोई और मुझे बड़ा हमारा दोस्त बताए तुर्की की बात कर लेते हैं, और इश्यूज़ हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। कोई एक मुल्क भी ये बात कहने को तैयार नहीं, तुर्की भी नहीं कहता, हालांकि तुर्की हमारा बड़ा दोस्त है, वो इसलिए नहीं कहता, तुर्की की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद बैठी हैं। जब हमले होते हैं अफगानिस्तान में नेटो फोर्स में, तुर्की के वहाँ पे फौजियों पे होते हैं, दूसरों पे होते हैं। इसमें जो असल बात समझने वाली है कि हाँ, उस कौम के लीडरों का अमेरिका क्यों रिस्पेक्ट करेगा। जैसे कल हमने स्टोरी यहाँ पे डिस्कस भी की, ब्रेक भी हुई स्टोरी के वाशिंगटन पोस्ट ने जो कल मेमो वगैरह और सारी चीज़ें डिटेल वो सामने लेके हैं कि आप जब उनसे ये कहेंगे कि आप हमले जारी रखें, हमें ब्रीफिंग देते रहें और कौम को झूठ बोलते रहें, बल्कि उल्टा मेरे जैसे एंकर्स को इस्तेमाल करते रहें कि हाँ जी भाई साहब जाएँ, आप शुरू हो जाएँ टीवी पे, ये ड्रोन बड़े गलत हो रहे हैं, अमेरिकन को कहते रहें, आप उनको कहते रहें, टारगेट भी देते रहें। ऐसे ही कौम और ऐसे लीडरों की कोई मुल्क नहीं इज्जत करेगा। ये हमारा अपना बर्डन है, अपना बैगेज है। ये बड़ी बात है कि हमने उनसे डिस्कशन कर लिए, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बैठ के आपकी जो कंसर्न थी सो कार्ड वो सुन रही हैं। उन्होंने चंद आपको भी टारगेट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आप जाएं, और नवाज शरीफ साहब ने ये बात अपनी तकरीर में नहीं की कि मैं ड्रोन रुकवा के आ रहा हूँ या ड्रोन रुक जाएंगे। एक बड़ी अहम बात है जिसमें पाकिस्तान का मीडिया नहीं गुफ्तगू कर रहा, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, कि नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है जो अमेरिकन भी कह रहे हैं। ये बात चाइना ने की थी पाकिस्तान को। दुनिया का जो भी दोस्त है पाकिस्तान को पहले बात यही कहते हैं कि जब आपने अगर ड्रोन रुकवाने हैं, अगर आपने अपने खित्ते में आके दहशतगर्दी बंद करवानी है, आपको अपना घर ठीक करना होगा। हम अपना घर ठीक नहीं करना चाहते, हम पहले हम दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर पिछली हुकूमत की ड्रोन की मंजूरी की बात अमेरिका सुन सकता है, तो मौजूदा हुकूमत का ड्रोन रोकने का मुतालबा क्यों नहीं सुनता? मैं इसमें ना एक डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये मैं वाज़ेह कर दूं, एक हालिया दुनिया में यूं है कि जब से बाईपोलर वर्ल्ड खत्म होकर यूनिपोलर बनी और एक सुपर पावर बनी है, उसमें हमने देखा है कि हम जो मुल्कों के माबैन तनाज़ात को बड़ा एक्सेंचुएट करते हैं। कल भी मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। मैंने उनसे पूछा हम कौन है भाई, हु डू यू आर रिफरिंग टू, हम कौन है ये हमें बताएं आप जरा। हम क्या इस मुल्क का मोची है, इस मुल्क का नाई है, इस मुल्क का काश्तकार है, इस मुल्क का एक मेहनत कश है, या कौन है? अब हुआ बदनसीबी से यह है कि दुनिया में तमाम रियासतों के मालकान हुक्मरान तबकात के मफादात एक हो गए हैं और दूसरी तरफ अवाम हो गई है। ये आपस में अपने तबकाती मफाद के लिए लड़ते हैं, हमें गोलियां देते हैं, चाहे वो अमेरिका बहादुर हो। अभी आऊंगा मैं उस स्टोरी पे कि इनकी इखलाकी क्या है, एक दूसरे के टेलीफोन टेप करते हैं ओबामा और ये जो उनकी रूलिंग एलीट है, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं उन्होंने। तो यहाँ इशू ये है कि जब तक हम ये डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं करते, रही ड्रोन की बात, अगर कोई मुल्क हमारी हमायत नहीं कर रहा तो यूनाइटेड नेशन हमारी हमायत कर रही है। यहाँ उनका नुमाइंदा आके कह चुका है कि इट इज इलीगल, इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये आप कत्लो गारतगरी तो आपकी हुकूमतों ने दी है, हुकूमतों ने दी, तो हम कब उसको कंडोन कर रहे हैं, हम कब उसे कंडोन कर रहे हैं? मगर हमारे यहाँ एक सेल्फ कंडेमनेशन का हमने बना लिया है, और ये जिसे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं। आज ये जो अभी मैं स्कैंडल डिस्कस करूंगा, इसकी रोशनी में हमें नजर आएगा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। एक तरफ मफादात हैं इन लोगों के, ये एक तबके के लोग हैं, एक ही स्विस बैंकों में इनके पैसे होते हैं, और दूसरी तरफ अवाम है पूरी दुनिया के बेचारे जो बेआसरा हैं, जिनके पास हॉस्पिटल नहीं है, जो जिन पे ड्रोन बम गिर रहे हैं, और हम कंफ्यूज करते हैं लोगों को आके कि जी हमने ये नहीं किया। हम कौन है? इस मुल्क की रूलिंग एलीट, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के सिविलियंस, ये लोग हैं। इस मुल्क के अवाम शरीक नहीं है। और इन लोगों के तल्लुकात किससे हैं? वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। इनके असासे कहां पे हैं? उन मुल्कों में। इनके प्लाजे कहां पे हैं? उन मुल्कों में। तो हमें ये डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते। आज की जो डिस्टिंक्शन है और जो अनफोल्ड कर रही है वर्ल्ड लेवल पे, आज इस पिछले हफ्ते को पुर्तगाल में लाखों लोग जो बाहर थे, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो अपनी हुकूमत से नाराज थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि उस मुलाकात में डॉक्टर आतिफ सिद्दीकी और शकील आफरीदी के मामले पर क्या बात हुई। और इसी पर आज रऊफ क्लासा साहब ने बहुत अच्छा कॉलम भी लिखा है कि दुख झेले, बीफ आख्ता और कव्वे अंडे खाएं। इस पर उन्होंने क्या डिस्कशन किया, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अमरीकी सीनियर आला ओहदेदार से सहाफ़ियों ने पूछा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में क्या बात हुई है अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बात की, हमने सुन ली, हमने डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में बात की, उन्होंने सुन ली। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, इस पर मज़ीद बात नहीं होगी। क्लासा साहब, डॉक्टर आफिया, आपका कॉलम पढ़कर मुझे आज ये लगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी इंतहाई गंभीर है। हमें ये बताया गया कि वो 2003 से लापता हैं, जबकि 2007 में यहाँ पर कुछ सहाफ़ी भी उनसे मिलते रहे। तो ये क्या सारा मामला है? आज मैंने इसी पे ये शाहजहा कुछ हमारी कौमी मुनाफिकतें हैं जिस पे हम फ़ख्र करते हैं, रोमांस करते हैं, आज कॉलम मैंने उसी पे लिखा है जो हमारी अपनी मुनाफिकतें हैं कि कैसे हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं और जानबूझ के ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि पाकिस्तान में मिलिटेंसी फैले, यहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स ज़्यादा प्रमोट हों। एक दो सहाफ़ी ने खुद हमें बताया एक और एंकर के बारे में जो हर वक्त स्यापा डाले रहते हैं जी आफिया सिद्दीकी के मामले पे, उन्होंने कहा किसी बात इनके सर पे ज़रा कुरान रख के इनसे पूछें, और वो जो बताने वाले दोस्त हैं बड़े क्रेडिबल हैं, इनसे पूछें कि इनकी 2007 में इस्लामाबाद के फलां घर में आफिया से मुलाकात हुई थी कि या नहीं हुई थी, और वो हमेशा कहते रहते हैं 2003 से गायब हैं। तो ये हमारी वो चीज़ें हैं, और बहुत सारे हमारे ये ट्राइबल एरियाज़ के सहाफ़ी दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, 5, 6, 10 से हमारी मुलाकातें होती आते रहते हैं। सब कहते हैं कि इलाके के लोग खुश हैं ड्रोन से, क्योंकि जो फॉरेन एलिमेंट्स को ख़त्म किया है, जो वहाँ पे जंग जो आए थे, अरब से आए थे, चेचन्स आए थे, तो उज़्बेक, ताजिक आए, जिन्होंने वहाँ पे ट्राइबल और लोगों को ज़िंदगी हराम की हुई थी, इन ड्रोन के जरिए उनको ख़त्म किया गया। जो फॉरेन एलिमेंट्स है, ट्राइबल लोग इनसे बड़े खुश थे। वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठ के ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझ रहे होते, बाज़ वहाँ पे यकीनन सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, प्रॉब्लम हुआ है, जिसका एतराफ़ दुनिया भर करती है, हम सब उस कंसर्न में शरीक हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसके अलावा हल नहीं था। वो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, उन्होंने वहाँ पे लोकल लोगों की ज़िंदगियाँ हराम की हैं, बच्चे उठा ले, ज़बरदस्ती शादियाँ तक की हैं। सो हमारा एक अजीब सा अच्छा, एक और बात बड़ी आपने अपने कॉलम में लिखी कि शकील अफरीदी की कहानी भी आपने लिखा कि ये भी सुन ले कि जनरल मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने 600 से ज्यादा गैर मुल्की दहशतगर्द फौज और एजेंसियों की मदद से पकड़कर अमेरिका के हवाले किए और इसके बदले में करोड़ों डॉलर्स उन्हें मिले। और अगर अब ये काम शकील अफरीदी ने कर दिया, अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, तो वो मुजरिम कैसे बन गया? ये एक और हमारी मुनाफिकत की एक नई दास्तान है जो आप उसमें पढ़ के ये मेरे ये कॉलम के पोर्शन से बता रही हैं। जनरल मुशर्रफ खुद लिखते हैं कि हमने 600 से ज्यादा दहशतगर्द पकड़े और पैसे लिए पाकिस्तान ने, करोड़ों डॉलर लिए, बूटी ली, हेड मनी ली पाकिस्तान ने यहाँ पे बैठ के। किस ने ली आज तक हमें नहीं पता। भाई आप डॉलर ले सकते हैं, आपको डॉलर अच्छे लगते हैं, शकील अफरीदी को नहीं लगते, फिर हम कहते हैं दुनिया हमारे पर ट्रस्ट नहीं करती। भाई वो दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी है, शकील अफरीदी को उन्होंने यूज किया, डॉलर लगाए, उसने ट्रेस करके दे दिया। आपको भी अमेरिकन ने डॉलर लगाए, आपने भी 600 यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट्स पकड़ के दे दिया। मतलब डॉलर आप पे ये हलाल हो जाते हैं, शकील अफरीदी तक जाते जाते हराम हो जाते हैं। ये अच्छा ऐसे देख लें यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब फरमाते रहे ये तो अमेरिका की जंग है, और चौधरी निसार अली खान साहब ने इतनी तकरीरें की कौमी असम्बली में, भाषण, लेक्चर, मतलब हमारे सुन के कान पक गए, ये अमेरिका की जंग है, आपने हमें फंसा दिया। अभी उसी अमेरिका से 332 मिलियन डॉलर इसाक डार साहब ने लिया है और नवाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत बिल लिया है, ये जंग का बिल है, और वो खुशी से बगलें बचा के हम थकते नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कौम को ये भी नहीं बताया गया, ये जो मिले हैं आपको पैसे उन्होंने दिए 1.7 समथिंग बिलियन डॉलर जो एड की है, इसमें 1.6 बिलियन जो फौजी एड है, आपको सिविलियन एड तो आपकी हार्डली 20 करोड़ डॉलर भी नहीं बनती। हम बड़े खुश हैं कि जंग भी लड़ रहे हैं, उसके बाद उन्हें ताने भी देते हैं, फिर कहते हैं हमारी जंग भी नहीं है, उनसे पैसे भी ले रहे हैं। जो मुशर्रफ ने जुर्म किया वो भी जुर्म है, जो अफरीदी ने अगर जुर्म किया, अगर आफिया ने किया तो वो भी अगर किया, मुझे नहीं पता। और अगर जिस तरह बहुत सारे लोग अमेरिकी जेलों में पड़े हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, गुआंतानामो में पड़े हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरा सिर्फ एक है, हम तो पिल पढ़ते हैं, पिल लफ्ज है, पिल पढ़ते हैं, अपने लोगों पे सेल्फ कंडेमनेशन भी करते हैं, मगर जब हमें कोई गोरा नजर आता है तो हमारा दिल मोहब्बत से ना लबरेज हो जाता है। असल क्रिमिनल वो हैं जो यहाँ के क्रिमिनल्स को पालते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, यहाँ उज़्बेक भेजते हैं, यहाँ ताजिक भेजते हैं, यहाँ 35,000 मुसल्लह लोग भेजते हैं, फिर उनको डॉलर देते हैं, यहाँ इंसर्जेंसी शुरू कराते हैं, वो मसाया बन जाते हैं, वो टॉर्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन बन जाते हैं हमारे लिए। यहाँ जो जुर्म है, जो इसलिए कल हमारी जो बात हुई, फिलासफा साहब ने मुझसे इत्तफाक भी किया कि जो एक काम CIA करे तो वो ठीक, वो काम ISI करे तो वो गलत। और मैंने कहा था और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एजेंसियों का एक काम है, वो पूरी दुनिया में अपने नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए वो अपना काम करती हैं, जो CIA कर रही है, RA कर रही है, खाद कर रही है, इसी तरह एक एजेंसी कर रही है। मैं ये कहता हूं कि व्हाई टू मेक डिस्टिंक्शन, अगर ये जुर्म कर रहे हैं तो इकट्ठा कर रहे हैं, अगर ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्यों ये डिस्टिंक्शन करते हैं?
हम क्यों, हमारे पसंद के जालिम क्यों है और हमारे पसंद के मजलूम क्यों है? जुल्म जुल्म है और मजलूम मजलूम है। मैं तो, और मजलूम कौन है? जैसे मैंने कहा था कि तमाम जो रियासती, थोड़ा सा इस पे शाजिया, शाजिया इस पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आफिया सिद्दीकी का केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। एक तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर चैनल बड़े अच्छे तरीके से इस केस को परसू कर रहा है कि यहाँ पे आपको याद होगा हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि अमेरिकन ने विलिंगनेस का इजहार किया कि अगर आप हमारे साथ प्रिजनर एक्सचेंज का मुआहदा करते हैं तो हम उसको आपके हवाले करने को तैयार हैं। और वो बाकायदा कैबिनेट के पास गया, कैबिनेट अप्रूवल दे दी, उस पर कमेटी बनी जो उनके साथ निगोशिएट कर रही है। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए था। हमने ये तवक्को रख ली थी, बल्कि बहुत सारे मैं जमात इस्लामी के लीडरों की मैं उनकी पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापसी पे ना त्यारे में आफिया सिद्दीकी को साथ लेते हैं। जरा हमारी अंडरस्टैंडिंग देखें कि हम दुनिया को कैसे चलाना चाहते हैं, समझना कैसे चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो उनको साथ अपने साथ वापस लेते हैं उसमें जहाज में। अमेरिकन ने आपको वे आउट बताया है कि आप ऐसे करें, आप मुआहदे करें हमारे साथ, एक कहते हैं मेथड टू मैडनेस, आप तरीके से हैं, हमें करें, हम आपको हैंड ओवर करने को तैयार हैं। आपने कहा नहीं। नवाज शरीफ साहब को इल्म था कि आफिया सिद्दीकी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें पॉइंट स्कोरिंग करनी थी। आप और मेरे जैसा क्राउड जो यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसको मुतमिन करने के लिए, अवाम को तसल्लियाँ देने के लिए। और अब आप देखेंगे टॉक शोज जब शुरू होंगे, नवाज लीग के अरकान जो वहाँ पे आते हैं वो आपको उछल उछल के बताएंगे जी वो देखेंगे उन्होंने ड्रोन का मामला उठाया, वो देखेंगे उन्होंने आफिया सिद्दीकी की बात की। आपका ये मामला है कि आप उसको प्रॉपर तरीके लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि अमेरिका ने कहा है कि हाफिज सईद के मुतालिक सबूत दे दिए और सदर ओबामा को मुंबई हमले तो याद रह गए, लेकिन वजीर आजम को ये नहीं चाहिए था कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत की भी बात की जाती। उन्होंने हाफिज सईद साहब के सबूत तो दे दिए, यहाँ से वो रेमंड डेविस जैसे क्रिमिनल को उठा के ले, एक मिनट, एक रेमंड डेविस जैसा क्रिमिनल दिन दाड़े, ये लाहौर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दिन दाड़े बंदा मारता है, उसे उठा के ले जाते हैं, हाफिज सईद साहब को नजर आ जाता है। मुझे नहीं पता उन्होंने दियत का प्रोसेस हुआ था, प्रोसेस हुआ था, लीगल प्रोसेस हुआ था, दियत का प्रोसेस हुआ था। सर आपने स्टोरी की थी कि आईएसआई के चीफ वहां अदालत में मौजूद थे, शुजा पाशा साहब, दियत बना दी हमने। आपने स्टोरी की कलाथरा साहब कि कैसे उनको फोर्स किया, फिर उस दियत ने उस खानदान का जो तिया पांचा किया, वी क्रिएटेड जस्टिस। काजी साहब मैं वही कह रहा हूं, एक प्रोसेस हुआ था, एक वहां पे लीगल प्रोसेस था। अच्छा तो यहाँ एक लीगल प्रोसेस है, ये कोर्ट में केसेस में एक्विट हुए हैं हाफिज सईद साहब, यहाँ की कोर्ट्स कह चुकी हैं जी नहीं है कोई हमारे पास सबूत, पाकिस्तान के वो शहरी हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ना आई पर्सन ना मेरा नजरिया उनसे मिलता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो हाई हैंडेडनेस करते हैं क्योंकि वो सुपर पावर है। जी क्लास साहब, जी सर बोलें। आप कहते हैं जी वहां पे सबूत नहीं हमारे पास, यहाँ पे जो कैमरे पे बुरके में पकड़े जाते हैं, लाल मस्जिद से बाहर निकलते हैं, उनको भी जमानत मिल जाती है, बरी हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। आई डू नॉट डिफेंड देम, सिर्फ मैं ये कहता हूं कि यहाँ हुक्मरानी नवाज शरीफ साहब की है जो इलेक्ट हुए हैं, ओबामा की नहीं है। हम कब अपने आप को ये अपने जो लोग हैं और जो हम अपनी जो एक, अच्छा यहाँ पे आपने गैरत का मजाक बना दिया, हम कोई बात करते हैं नेशनल इंटेग्रिटी की, ये तो गैरत ब्रिगेड आ गया, तो क्या खुदा ना खास्ता गैरत से तहीब ब्रिगेड बना लें? एक इंटेग्रिटी की बात करते हैं, हम इस मुल्क इस दुनिया में जीना चाहते हैं एक अच्छे एक डिसेंटली, हमें गुलाम बना के रखा जाता है, ये गोरे आके, तो ये हम कहते हैं डॉलर्स लेके आप खुद बनते हैं, डॉलर वो अच्छा रहेगी, डॉलर आपकी एक टाइनी क्लास लेती है, यहां से जितने वो पैसे निकाल के ले जाते हैं आपके वजारत खजाना के जरिए। मैं अगली स्टोरी दूंगा आपको कि अब मैं एक आपको टेंटेटिव दूंगा कि यहां से कितने बिलियंस ऑफ डॉलर ले। मैं बार बार कह चुका हूं कि मुझसे कोई बात करे 4-5 हज़ार डॉलर साल का निकाल के वो ले जाते हैं और 332 दे के फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं, फिर हम कहते हैं लोग देखो जी बड़े पैसे दिए उन्होंने। अब जैसे कमरान मंटर यहाँ पे कह रहे थे कि जी हम चूंकि आपको पैसे देते हैं इसलिए हमारा मुदाखलत का हक है यहाँ पे, तो मैंने प्रोग्राम किया कि जनाब मैंने प्रोग्राम किया कि जनाब आप जितने हमें पैसे देते हैं, मिसाल के तौर पर जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने अमृत धारा बनाया हुआ है, जो $1 लेके आते हैं उसके बदले ये मैं इंटरनेशनल फिगर दे रहा हूँ $14 वापस लेके जाते हैं, तो वो तो निचोड़ रहे हैं हमें। और फिर साथ ही हमारी तजलील होती है, आप तो पैसे लेते हैं, आप तो भिखारी हैं, हम देते हैं उनको, पूरी दुनिया को निचोड़ के ले जाते हैं और वो उनके मुल्क में अवाम के पास भी नहीं जाता। वो जो $31 ट्रिलियन पड़े हुए हैं केमन आइलैंड्स में, वो उन रियासत के मालिकान। जी क्लास साहब, आप आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करना चाह रहे थे। ये कौम को हम नहीं बताते कि जब आफिया सिद्दीकी का केस सामने आया था, हुकूमत पाकिस्तान ने 20 करोड़ रुपया अमेरिकन वकीलों को दिया था। ये किसी को पता है पाकिस्तान में? 20 करोड़ रुपए के वकील हायर किए गए थे, उन्होंने कहा जी मुझे वकील चाहिए नहीं। उनको कहा गया केस प्ली करें, उन्होंने कहा यहूदी बैठे हुए मेरे खिलाफ पहले से फैसला लिख के बैठे हुए हैं। भाई कोई प्रोसेस कहीं ना कहीं हिसाब बनना पड़ता है कि नहीं? वो 20 करोड़ रुपए आपकी मेरी जेबों से गए, टैक्स पेयर का पैसा गया,
और अमेरिकन ये वकीलों को दिए गए, अच्छे वकील किए गए, टॉप के। ये बाकायदा कौमी असम्बली में इसकी डिटेल पेश की गई एक सवाल के जवाब में कि आफिया सदीकी के लिए कितने पैसे खर्च किए। इस मुल्क के कौम के पैसों में से 20 करोड़ रुपये फीस दी जाती है वकीलों को। आफिया सदीकी कहते हैं मैं तो नहीं लड़ते, मैंने नहीं लड़ना। और फिर उनके आप देख लें उनके नाम पे कितने करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए गए, पैसे इकट्ठे किए गए, फंड किए गए। वो पैसा किधर गया है, वो किसके पास गया, कौन? ये भी तो एक तरह का माफियाज बन चुके हैं, किसी को पिक करें और उसके बाद उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और हमारे यहाँ बैठ के बातें होना शुरू हो जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, मैं ये समझता हूँ पिछली हुकूमत ने कोशिशें की हैं। अगर 20 करोड़ का उन्होंने वकील खड़ा किया, और दूसरी बात यह है कि अपना कंडक्ट भी देखना पड़ता है। आफिया सदीकी के रिलेटेड जितने चार्ज है, बहुत बड़ा उनके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। कम अज कम उन्होंने अदालत में पेश किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया, उनके खिलाफ झूठे सच्चे इल्जामात लेके अदालत के जरिए सजा दिलवाई, गलत दिलवाई होगी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। हमारे यहाँ ये चीजें हैं कि नहीं है? अभी तक देखें मिसिंग पर्सन के मसाइल चल रहे हैं, आज तक हम ये साबित नहीं कर सके जिसको उठाते हैं कि उसके खिलाफ इल्जाम क्या है, इल्जाम है तो सबूत क्या है। अगर सबूत पेश किए भी जाए अदालत नहीं मानती। मैंने जैसे कहा कि हमारा मुल्क का स्टेट ऑफ डिनाइल की ये हालत हो चुकी है कि जो लोग आपके वीडियो कैमरे पे पकड़े गए हैं, बरी कर देते हैं, उनको जमानतें मिली है, उनको रिहा किया गया, बाइज्जत बरी किया गया, तो और कहाँ से सबूत लाएं? एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे। 15 लाख बंदे इराक में मार दिए सदर बुश ने, और वो कैमरे पे सारे कैमरे ने देखे, वहां कोई भी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, कोई बंदा ऑफ नहीं करता। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। का सब आपके मैं कल की स्टोरी जो डेवलप हुई है उसमें बड़ी एक चश्मकुशा डिटेल्स आई हैं, और ये एक बहुत बड़ा आलमी स्कैंडल बनता चला जा रहा है कि कैसे कल तक तो ये था कि शायद मेक्सिको या 2-3 मुल्क और एंजेला मर्केल या उसके फ़ोन या टेप कर रहे थे। आज ये खबर सामने आई है, ये वही स्नोडन है जो वहाँ बैठा हुआ है बेचारा रूस में छुप कर, जिसने ये निकाली हैं, जो उनका NSA का कॉन्ट्रैक्टर था। पता चला है कि दुनिया के 35 टॉप के लीडर और 200 टोटल जो हैं उनके फ़ोन ये टेप कर रहे थे। और उसमें ये जो अब तक की डिटेल सामने आई है, ये कंडोलीजा राइस थी और जब बुश थे उस वक्त तक की ये डिटेल है। तो जब जर्मनी ने उनसे पूछा कि ये आप कर रहे हैं, तो अमेरिका ने जो जवाब दिया उसने कहा जी हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब अब शायद रोका है उन्होंने, लेकिन ये इनकार नहीं किया कि वो माजी में कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ एक नई बहस यूरोप में और शुरू होगी, वो ये कि ये जो एक ये जिसे सिक्योरोक्रेट कहते हैं, पहले ब्यूरोक्रेट कहते थे, अब सिक्योरोक्रेट जो सिक्योरिटी के नाम पे जो, और कल मैंने कोट किया था उसको उसको शूमिस मिलने को, जिसने कहा था कि जनाब ये एजेंसियां जो हैं वेस्ट की, इनका काम तो ये नहीं लगता कि ये वार एंड टेरर पे लड़ें, ये तो टेरर को फैला रहे हैं। ये उनका गार्जियन में छपी थी बात। अच्छा, आज मैंने इसको कोट करना है, एक साइमन जेनिकन है, उनका एक बड़ा मशहूर कॉलमिस्ट है, गार्जियन में लिखता है। वो कहता है कि सारे वाक़े को सामने लाने के बाद हमें ये अब नज़र आया है कि ये यूके की पार्लियामेंट के बारे में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज रिवील्ड एज द बेम्बूजल्ड पान ऑफ द वेरी एजेंसीज इट इज चार्ज्ड विद मॉनिटरिंग। मतलब इसका यह है कि ये जो हमारी पार्लियामान है, जिसका काम है कि इन एजेंसियों को कंट्रोल करे, ये पार्लियामेंट तो इनकी छोटी सी एक वो पान क्या कहते हैं जो शतरंज का मोहरा बनी हुई है। तो ये एक ऐसा क्राइसिस आया। तो इसकी रोशनी में हम एक बात देख सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो नहीं है, ये जो इनके आपस में जो आज रिश्ते सामने जब ये टकराए हैं, तो उनके कैरेक्टर हमारे सामने, हमारे साथ जो ये करते हैं, यहाँ से हमारी सर्वेलेंस हो रही है, यहाँ पे कितनी हजार ईमेल्स वो निकाल के ले गए। तो ये वो लोग हैं जो टॉर्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन है, जो एक दूसरे पर स्पाइंग करते हैं। और साथ ही जस्ट मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में ये जो डिजिटल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के में कैसे आप मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो अब बहस है उसमें ये शुरू हो गई कि वर्ल्ड लीडर ये कह रहे हैं और ओबामा से पूछ रहे हैं कि भाई ये तुम हमारे साथ, आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो दिस शोज कि अगर अपने साथ ये कर रहे हैं तो वॉर एंड टेरर के नाम पे हमारे साथ क्या कर रहे होंगे। तो इट कैन जस्ट गिव अस अ पीप इनटू इट। जी क्लास साहब आपका टेक लेना चाह रहे हैं साहब? बस काजी साहब ने पूरा कम्प्रिहेंसिव बयान कर दिया है।
मेरा तो सिंपल सी बात है, अगर आप में कैपेसिटी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप बराक ओबामा के टेलीफोन टेप कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो रोना हमने छापा डाला हुआ है, हम मजलूम बने हुए हैं और टक्के की टेक्नोलॉजी हमारे पास। चोर को चोर और नेक को नेक कहना चाहते हैं, हम सिर्फ शिनाख्त कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया की अपनी होगी, वो मजलूमियत वाली है कि नहीं, हम मजलूम देखें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरा नाम मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मोहम्मद बशीर ना कहें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक आदमी चोर है तो चोर है और हम उसे नहीं पकड़ सकते, राइट? वो पावरफुल है, राइट? काशी साहब, आपने अगर मेरा टेक लेना है तो ले लें, अगर आपने अपना बयान करना है तो बोले यार, आप बोले। मैं सर इतना कह रहा था कि अगर आप में कैपेसिटी है, आप में टेक्नोलॉजी है, आप में विल है, आप बराक ओबामा साहब का टेलीफोन आप टेप करके ले लें। नहीं, हमें नहीं है सर, पूरी दुनिया की डिटेल आप ले लें, दुनिया कैसे चला रहे हैं। हम नहीं कर सकते, हम चोरी भी नहीं कर सकते, हम बंदा भी नहीं मार सकते, हम डकैती भी नहीं कर सकते। सब कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा? जब नहीं कर सकते तो फिर ये डाढ़े की और मजलूम की कोई लड़ाई नहीं होती। आगे जब हमें चोट लगे तो हम छापा डाल सकते हैं। उसी जर्मनी को कहे ना, जर्मन के पास तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी, एटम बम की टेक्नोलॉजी इजाद ही उन्होंने की थी। उन्हें कहा जी आप बराक ओबामा साहब के टेलीफोन आप टेप करना शुरू कर दें, आप क्यों नहीं कर सकते? और अमेरिकन क्यों कर रहे हैं दुनिया भर में? मेरकल ने उनकी। क्लास साहब आगे बढ़ते हैं, आपकी खबर की तरफ आते हैं। क्या एतराजात हैं सेनेटर बंगिश को पंजाब पर? पंजाब किस तरह से लूट रहा है तरक्याती फंड में छोटे सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक, क्या सारा मामला है? शाहजहां, कल यहाँ पे वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हुई है और जो पंजाब पे इल्जाम लगते रहते हैं कि ये तरक्यात जो फंड्स हैं वो सारे के सारे पंजाब में ही खर्च होते हैं और बाकी सूबों के लिए हिस्सा बहुत उसमें कम जाते हैं। तो कल उसका सबूत एक सामने पेश आया कि सेनेटर बंगिश हैं यहाँ से KPK से, कल उन्होंने एहतजाजन इस पर इस्तीफा भी दे दिया और ये कहा कि 3 वज़ीर आज़म आए हैं पिछले 5 सालों में और तीनों का ताल्लुक पंजाब से था। 1 अरब रुपए का गैस का प्रोजेक्ट वो अपने टल के इलाके में लेके गए थे और वज़ीर आज़म गिलानी ने अप्रूवल दी थी। भैया वो इलाके जहाँ गैस पैदा होती है, पैदा होकर मुल्क के दीगर हिस्सों में सप्लाई की जाती है, उस इलाके में गैस नहीं है। तो उन्होंने कल डिटेल बताई है कि यहाँ पंजाब से जो 3 वज़ीर आज़म आए हैं, कोई एक भी उनको उस इलाके के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है और सब ने अपना पैसा जो अपनी डेवलपमेंट स्कीम पे उन्होंने वहाँ पे खर्च किया, पंजाब में खर्च किया। गिलानी साहब आए, उन्होंने अप्रूवल तो दी लेकिन पैसे रिलीज नहीं किए। इसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आए, उन्होंने तमाम का तमाम पैसा उठा के अपने हल्के में लगा दिया। 48 बिलियन रुपीज़ हमने उसकी डिटेल दी हुई है सारी की सारी, उन्होंने खर्च कर दिया। आए कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, ये भी पंजाब से हैं, वो कहते हैं 4 खत मैं लिख चुका हूँ वज़ीर आज़म साहब के सेक्रेटरीट के, वहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं और मोस्टली लाहौर का क्राउड आया हुआ, लाहौर की ब्यूरोक्रेसी जो आई हुई है वो वज़ीर आज़म हाउस पे आजकल काबिज है। वो कहते हैं हमारे खत का जवाब देना भी लाहौर के जो हमारे बाबू आके बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म हाउस में, वो खत का जवाब भी नहीं देते। तो कल उन्होंने इस पर बैठ के एहतजाजन इस्तीफा दे दिया कि पंजाब ही पाकिस्तान है, पंजाब ही ये रूलिंग एलीट है। 3 वज़ीर आज़म आते हैं, मैं गैस के लिए प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ और 3 में से 1 टका नहीं मिलता हमें। तो अगर हमारे साथ अगर रिपोर्टर कल वहाँ पे मौजूद थी अरूज रजा साहबा जी लाइन पे, इनके पास पूरी डिटेल है कि कल वहाँ मीटिंग में क्या हुआ है और किस तरह की सारी प्रोसीडिंग हुई। जी शाजिया, कल जब सेनेट की कायमा कमेटी का ये इजलास जारी था तो जो सेनेटर अब्दुल नबी बंगिश हैं ये तकरीबन बेचारे रोने वाले थे और इनका ये कहना था कि मैं पिछली 4-5 कमेटीज में यही इशू लेके आता हूँ, जबकि कमेटी के अपने कोई 4-5 एजेंडास होते हैं जिनके ऊपर बात करनी होती है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस इशू के ऊपर भी बात हो, लेकिन इसके ऊपर कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। तो शाजिया, उनका ये कहना था कि अब चूंकि मैं इस मेहनत कर करके थक चुका हूँ और मैं यहाँ पे हंसता भी रहा हूँ, रोता भी रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो मैं एहतजाजन इस कमेटी से इस्तीफा देता हूँ। उस कमेटी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जिस कमेटी की को कोई सुनता नहीं है या उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। उनका ये अच्छा, वो जब वॉकआउट करके गए हैं तो जो सेनेटर डॉक्टर जहांगीर बदर है उन्होंने भी कहा कि चूंकि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जो सेनेटर हैं वो यहाँ से उठ के गए हैं और उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं कि वो इलाका जो कि पूरे उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शादिया, उनको रोकने की कोशिश जो चेयरमैन कमेटी थे सेनेटर मोहम्मद यूसुफ उन्होंने की, लेकिन वो इतने हो चुके थे, हर्ट हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि वो इस कमेटी में अब ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। अरूज उनका जो कल उस पर बात हो रही थी वो बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि पंजाब के वज़ीर आज़म आते हैं, पंजाब का ही सारा डेवलपमेंट बजट है, वही पैसे ले जाते हैं, 3 वज़ीर आज़म पंजाब से और किसी ने 1 टका हमें भी नहीं दिया। ये क्या कहानी है? वो पंजाब को क्यों अक्यूज करते हैं? वो
क्लासर साहब, उनका ये कहना था कि पिछले कोई 3 साल से वो पीएम सेक्रेटेरिएट के और प्लानिंग कमीशन के और ये जो मिनिस्ट्री है वजारत पेट्रोलियम जो है उसके चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, जबकि जो राजा परवेज अशरफ थे उन्होंने सिर्फ 6 या 7 महीने में अपने और चौधरी परवेज इलाही के हल्के में ना सिर्फ वो जो उनके प्रोजेक्ट थे वो अप्रूव करवाए बल्कि उनके फंड रिलीज करवा के वो काम भी कर दिया। तो उनका ये कहना था कि जो 48.5 अरब रुपए का जो फंड था वो अगर इतनी महदूद मुद्दत में अप्रूव हो के वहाँ पे खर्च भी हो जाता है, मंसूबे बन भी जाते हैं, तो जो मेरा इलाका है जहाँ के लोगों का कौन सा इलाका है? जी सईद काजी साहब, उनका जो इलाका है वो टल है, ये जिला हंगू में आता है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जिला हंगू है, टल है, ये इलाका वो है जहाँ से गैस निकलती है और पूरे मुल्क को गैस ये सप्लाई करते हैं। लेकिन चिराग तले अंधेरे वाली बात है कि जो पार्लियामेंटेरियंस है वो इस इशू को लेके आते हैं तो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो बाबू बैठे हुए हैं और वही वाला लाहौरी ग्रुप ने कब्जा कर लिया, उसके बारे में बंगाई साहब ने कल को बड़ी सख्त बातें की हैं कि मैंने खत लिखे हैं उनको, और जो लाहौरी ग्रुप बैठा हुआ है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बाबू बैठे हुए हैं वो तो बात ही नहीं सुनते, जवाब तक देना भी जहमत नहीं ये महसूस करते कि KPK के सेनेटर को जवाब देना भी वो मुनासिब नहीं समझते। आज लाहौर का ग्रुप आके बैठा हुआ है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल क्लासर साहब, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जा रहा है कि मैं 4 खत लिख चुका हूँ और वो चारों खतों की उन्होंने डिटेल्स भी दी हुई थी और पूरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है। और उन्होंने ये कहा कि ये बाबू लोग जो है ये मेरी फाइल जो है गुलाम गर्दिशों में ऊपर नीचे कर देते हैं, जबकि पीएम के पास ये समरी भी जा चुकी है, पीएम ने इसको अप्रूव भी किया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरे पीएम आए हैं राजा परवेज अशरफ, तो वहां तक वो समरी जाती है लेकिन वो आगे से वो उन्होंने कहा कि स्टक हो जाती है और वापस नहीं आती है कि उसके ऊपर क्या रिमार्क्स थे। तो वो काफी इस मामले में कल दुखी थे। और सही, बहुत शुक्रिया अरूज रजा आपका। ये बिल्कुल उनका एक सही है, एतराज़ात उनके सही है। इन्होंने क्लासेस अब पाकिस्तान को बड़े शहरों तक ही महदूद कर दिया। बस एक और बात भी, मतलब मिसाल के तौर पे पिछली गवर्नमेंट में फंड जो दिए थोड़ी सी जिम्मेदारी इन सेनेटर्स की क्या है। मसलन यहाँ आपने प्रोग्राम कर रही थी और जब ये हमारे साथ भूटानी साहब आए थे, जब उन्होंने कहा कि ये जितने पैसे हमने दिए बलोचिस्तान में वो कितने खर्च करते हैं ये देखिए, वहां पे वो कहते हैं साइकिलों पे आए और ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो सेंटर में बैठे हुए हैं वहां कोई लाहौर ग्रुप नहीं होना चाहिए, आप इनको तकसीम करें, और ये जो ट्रांसलेशन ऑफ फंड्स इनटू दी प्रोजेक्ट्स है उसको भी देखें। यहाँ तो 10% लगता नहीं है, तो मेरे ख्याल में यहाँ दोनों एंड्स पे हमें देखना पड़ेगा। मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कारी साहब, हाफिजाबाद में जो 8वीं क्लास की तालिबा के साथ ज्यादती, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। ये देखें कैसर भी लाइन पे हमारे साथ, मगर मैं थोड़ी सी जैसे पहले लेने से पहले अर्ज कर दूं कि ये हमारी बच्चियां जो हैं ये करोड़ों आफिया सदीक की हैं यहाँ पे, जो हमने दरिंदों के आगे यूं फेंक रखी हैं। लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हम खेलते रहते हैं उनसे, और ये जो पूरा पैरालिसिस है हमारे लॉ एनफोर्समेंट का। अब ये बच्चियां, और ये बताएं कैसर क्या है ये कहानी, मुख्तसरन हमें बताएं। काई साहब हाफिजाबाद के रहायशी हैं, हाल ही में आर्मी से रिटायर होने वाले अमजद परवेज, इनकी अहलिया, वालिदा और दीगर अहले खाना ने जो है हमें बताया है कि उन्होंने हाफिजाबाद के थाना सिटी में 747 नंबर मुकदमा जो है ये दर्ज करवा रखा है कि इनकी बेटी अरीज अमजद जो है वो 8वीं क्लास की तालिबा है और उसे तकरीबन 2 माह कबल इश्तहारी मुलजमान हैं जफरुल्लाह, कैसर, फैसल वगैरह, जिन्होंने रिश्ता ना मिलने के तनाजा पर अगवा किया और उसे अगवा करके ले गए हैं। तकरीबन 2 माह गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज है। पुलिस अभी तक मुलजमान जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी, बल्कि मुलजमान जो है इन्हें बजरिया फोन जो है कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं कि आप अपना मुकदमा वापस लें। इस सिलसिला में हमारी मकामी पुलिस से बात हुई है, तो इंचार्ज चौकी और तफ्तीशी अफसर की जानिब ये हमें पता चला है कि लड़की जिन्होंने अगवा किया वो लड़की के रिश्तेदार हैं जो रिश्ता मांग रहे थे। शाजिया, ये इस सिलसिला में हमारी उनसे बात हुई है। लड़की के जो बुरसा है उनका कहना है कि वो जिस देहात में पहले रहते थे वहां पे वो रहते थे,
इतना करीबी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने जिनके उधर भी उनके एक लड़के की शादी हुई है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे डीपीओ हाफिजाबाद जो है उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई है। उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि लड़की को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। लेकिन जो अफसोसनाक बात है, लड़की के वालिदैन का कहना है कि अगर इश्तहारी मुलजमान उनकी बेटी को उठाकर ले गए हैं तो चौकी डिवीजन जो कि मुतलका पुलिस चौकी बनती है वो अभी तक मुलजमान गिरफ्तार करने में नाकाम है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से और आरपीओ गुजरांवाला सबाई महोत्सव पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर उन मुलजमान ने किसी भी मुलजम ने हमारी लड़की से शादी कर ली है तो कम से कम वो हमारी बात करवा दें, हमें कोई ऐसा सबूत दे दें। नहीं, एक माइनर है, एक माइनर से कैसे शादी कर सकते हैं? वो 8वीं क्लास की बच्ची है। काई साहब यही तो बात है, उसका बेफाम हमें मसूल हुआ है, जिसमें अरीज अमजद की उम्र जो है अभी 14 साल है और दूसरी जानब जो पुलिस की जानिब से हमें निकाहनामा दिखाया जा रहा है उस पर लड़की की उम्र जो है 18 साल से जायद जो है वो बताई जा रही है। लड़की के वालिदैन का ये कहना है कि अगर उसने निकाह कर भी लिया तो कम से कम कोई ना कोई सबूत तो हमें दें। लेकिन जहां पे मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मुकामी पुलिस और तफ्तीशी अफीसर जो है इसमें इंतहाई जो है नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें इसको जरा मैं क्लोज, ये है वो असल कहानी जिसको हम मीडिया के बड़े बड़े नाम नहाद इश्यूज में छुपाते हैं कि आपकी करोड़ों की आबादी सफर करती है, पुलिस, थाने, कचहरी, गुंडे, और ये साथ जो में बात करते हैं ना, ये तालिबान जहाद, कोई जहाद नहीं है, माल बनाने का चक्कर है, इसका नाम ही कोई नहीं लेता। वो घोड़े पे बैठ के फतह करने जा रहे हैं किसी को, हर जगह लोगों को पकड़ के भत्ते ले रहे हैं। इस पे ध्यान दें और इसको छुपाने के लिए इस्तेमाल ना करें ये सो कॉल्ड बड़े इशू दुनिया के। और हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि साहब राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार्रवाई तेज होने वाली है, वो भी अब जद में आएंगे इसके। जी शाजिया, आपको जैसे इल्म है सबके नौ इसमें कि पिछले कुछ अर्से से जितने भी नैब के केसेस थे स्टॉल्ड हुए थे, रुके हुए थे, क्योंकि कोई चेयरमैन नैब नहीं थे। और बहुत सारी लिस्ट हम भी बता रहे थे कि जब चेयरमैन नैब आएंगे तो एक अच्छा खासा बैगेज है जो उनका इंतजार कर रहा है, उसको आकर उन्होंने मैस को आकर क्लियर करना है। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपने बोर्ड की मीटिंग्स उन्होंने जो की हैं और जिसमें अप्रूवल दी गई है वो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, जिन पे आपको याद होगा रेंटल पावर स्कैंडल चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर वर्डिक्ट भी दी थी। तो उनको हिदायत की गई है कि आप इनके खिलाफ प्रोसीड करें। और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इसमें बाद फेडरल सेक्रेटरीज इसमें मुलव्वस हैं। शौकत तरीन साहब हमारे साबिक ये वज़ीर ख़जाना थे, उनका नाम इसमें ये मौजूद है। सो ये बहुत बड़ा एक बिग टेस्ट है मेरा ख्याल है नैब के लिए कि क्या वो राजा परवेज अशरफ साहब को गिरफ्तार कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। उसके साथ जो फेडरल मिनिस्टर्स है, जो एक्स हैं और भी हैं जिन्होंने पैसे अमाउंट्स रिलीज़ की, शौकत तरीन है जैसे, और आजकल शौकत तरीन साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। आज जो हुकूमत चल रही है यहाँ पे हमें नज़र आता है वो इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो सो अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन पे नैब के केसेस हैं। अच्छा, ऐसे नवाज शरीफ साहब हैं, उन पे नैब के केसेस हैं, वो रिवाइवल का इशू होना है। ये जरदारी साहब हैं, उन पे नैब के ये केसेस हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें, जो मैं और काजी साहब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक तरफ हम कहाँ पे बैठ के दुनिया के साथ टक्कर लेके बैठे हुए हैं कि हमारे साथ ये, और दूसरी तरफ हमारा हाल देख रहे हैं इस मुल्क का सदर, इस मुल्क के वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर हु इज हु, जिस पे नैब के ये केस नहीं चल रहे, और फिर भी हमें कहा जाता है कि दुनिया के साथ जाएं और इज्जत और गैरत के साथ टक्कर ले लें। सो ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इस मुल्क में कौन बंदा है जिस पे करप्शन का केस नहीं, एक क्लीन बंदा कहीं मिल जाए तो बड़ी बात होगी। फेयर ट्रायल होगा या नहीं? अजमत मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अजमत। जी, ये चेयरमैन नैब ने कल जिस रेफरेंस की मंजूरी दी है, ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस एहतसाब अदालत में आज दायर किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कुल टोटल 12 मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं 9 रेंटल पावर प्लांट्स की। और ये जिस केस में रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, ये नोडेरो 2 का केस है। इसमें अरबों रुपए के नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में उनके खिलाफ इब्तदाई रेफरेंस जो है वो पहले ही दायर कर दिया गया था और अभी सप्लीमेंट्री रेफरेंस दोबारा दायर किया है चेयरमैन नैब की अप्रूवल से। जी अच्छा अजमत, इस पे एक और जो आपने कहा 12 केसेस हैं टोटल, या 9 के करीब केसेस हैं, तो शौकत तरीन पे भी एक रेंटल पावर केस है। वो अगेन ये शौकत तरीन किस में को अक्यूज है राजा परवेज अशरफ के साथ? सर, शौकत तरीन भी है और इसके अलावा शाहिद रफी हैं और भी 9 के करीब वफाकी सेक्रेटरी मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी हैं। चेयरमैन वाप्टा है एक साबिक, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। मजबूरी तौर पर 22 के करीब लोग बनते हैं जिनके खिलाफ ये 12 रेंटल पावर के जो केसेस हैं इनमें वो मेन अक्यूज्ड हैं। तो उनमें ये बाकी सारे, लेकिन अभी यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ भी केसेस है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि राजा परवेज अशरफ साहब हैं, ये तो नैब में पेश भी हुए हैं, बयान भी इन्होंने जमा करवाया है, जबकि
वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो स्पोक्स पर्सन है फैसल चौधरी साहब हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, वो ये कहते हैं जी नेवर नॉट एट ऑल, गिलानी साहब को एग्जम्पशन मिली हुई है, वो पेश नहीं होंगे। तो दो वज़ीर आज़म हैं, एक ही पार्टी के हैं, दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं। एक कहते हैं कि आप मुझे बुला नहीं सकते, दूसरे जाके पेश भी होते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा प्रोसीडिंग पे या केस पे? क्या बाकी एग्जम्पशन है वज़ीर आज़म को उनको नहीं के? जी राज्य परिदर्शक साहब जब वफाकी वजीर थे तो ये तब भी पेश हुई थे, 3 दफा नायब ने बुलाया और 3 दफा ही पेश हुई हैं। इस वजह से इनको अरेस्ट करने का जो मामला है वो अभी नहीं आया। अगर एहतसाब अदालत में इनको बुलाया जाएगा और ये वहां भी पेश होंगे तो नायब अरेस्ट नहीं करेगा इन्हें, क्योंकि ये हमेशा पेश होते आ रहे हैं। लेकिन जो वजीर आजम साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का मामला है वो पेश नहीं हो रहे, और उसकी वजह से अब नेक्स्ट ईवीएम की मीटिंग जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है या उसके बाद जब उनके केस की ओगरा करप्शन केस की उसके केस का जो कोई भी डिसीजन आएगा या उसमें कोई भी अप्रूवल दी जाएगी तो उस वक्त गिलानी साहब के साथ वारंट भी जारी किए होंगे। जी ठीक है। अच्छा, लास्टली इस पे अजमत कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पे भी तो केसेस पड़े हैं नैब में, तो क्या उसके खिलाफ भी ये कमर जमा चौधरी साहब प्रोसीड करेंगे? इसी तरीके के वारंट जारी होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, रेफरेंस जाएगा, या वो डंप हैं और डंप पड़े रहेंगे? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन? सर, जो नैब का इदारा है ये इनकी अपनी मर्जी और अपनी ये मनपसंद इशू चलाते हैं। अगर इनको किसी एक इशू पे हाइप क्रिएट करनी है तो वो एक दिन में ये अरेस्ट वारंट भी जारी कर लेते हैं, अरेस्ट भी कर लेते हैं और उसका केस भी चला लेते हैं। लेकिन जहां इन्होंने नहीं करना कोई केस या किसी केस को ओपन नहीं करना तो इनके पास उसके भी 100 जवाब होते हैं केस ओपन ना करने के। यही ईवीएम की मीटिंग जो है ये इन्होंने की है और इसमें ये मंजूरी दी है। इसके अलावा भी चेयरमैन है मंजूरी दे सकता है, उसके पास मुकम्मल अथॉरिटी है, किसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है। वो 1 मिनट में जस्ट एक डिसीजन दे और उसके केसेस ओपन हो सकते हैं। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल अजमत, आपके अच्छे खासे सोर्सेज हैं, मुझे ये पता है आपके बड़े डीप ये सोर्सेज हैं नैब में, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी आप निकाल के लाते हैं। आपके सोर्सेज का क्या इंप्रेशन है चौधरी कमर जमान के बारे में कि अब तक उनका इंटरेक्शन कैसा रहा है? क्या उनको लगता है कि उनमें कोई मेटल है, सॉलिड आदमी है, कुछ करना चाहते हैं, या वही वाली बात है लोग बिजी डू नथिंग? क्या ओपिनियन है आपके सोर्सेज की कमर जमान चौधरी साहब के बारे में? सर, आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो काफी भारी है, लोग बिजी डू नथिंग वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक क्लास साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग इस तरह के हुक्मरान हैं वो कैसे लड़ेंगे, कैसे टकराएंगे। ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं अब इसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग टकरा रहे हैं, जिस तरह मैं जिन मुल्कों का जिक्र करता हूँ। अमेरिका को उन मुल्कों में करप्ट रूलिंग क्लास बड़ी सूट करती है। मसलन पाकिस्तान के बारे में वो कभी नहीं कहेंगे कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, हालांकि यहाँ 2 नंबर स्याही इस्तेमाल हुई है। मगर जहाँ बिल्कुल शफाफ तरीके से रफेल क्रोया इलेक्ट हुआ है या ह्यूगो शेवर्स इलेक्ट हो रहा था और वो कह रहा था कि भाई नहीं, बाहर रहो, मैं डकैती नहीं करने दूंगा अपने अवाम की, तो वो उसको कहते हैं नहीं, ये तो उसको डिक्टेटर कहते हैं। 10 दफा इलेक्ट हुआ और सदर कार्टर वहां ये कह के आया कि दुनिया का शफाफ तरीन इलेक्शन जो इससे पिछला था वो क्या किया है कि वो तो इनको सूट करता है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को कि इस किस्म के लोग हों ताकि वो अपनी वारदात कर सकें। राजा साहब अगर पेश हो सकते हैं नैब में, तो गिलानी साहब को किसने एग्जेम्पशन दी, वो क्यों नहीं पेश हो सकते? नहीं, गिलानी साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। गिलानी साहब की स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा जब यहाँ पे एनआरओ हुआ था तो ये आसिफ जरदारी साहब ने तमाम केसेस एनआरओ के जरिए सेटल करवाए थे। हाँ जी। तो गिलानी साहब ने अपने वकील को मना कर दिया था कि आपने एप्लीकेशन नहीं देनी वहाँ पे अदालत के सामने कि मैं भी एनआरओ के जरिए अपने केसेस सेटल कराना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म थे उस वक्त। मैं बाकायदा कोर्ट में जाके प्ली करूंगा, मैं प्रोसीडिंग में शिरकत करूंगा और साबित करूंगा कि जो मेरे ऊपर जो इल्जाम जनाब मुशर्रफ दौर में लगाए गए थे सारे झूठे थे। और वही कुछ हुआ कि पीपल्स पार्टी में से वह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे जिन्होंने एनआरओ के जरिए कोई वहां पे उन्होंने फेवर नहीं ली थी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि जो फेवर उन्होंने 2008 में नहीं ली, हालांकि लीगली तौर पर उन्हें मिल सकती थी, बाकियों को भी मिली हुई, लेकिन गिलानी साहब ने अपने को मॉरल ग्राउंड रखने के लिए नहीं ली। अब वही वाली बात है कि प्रोविजन मौजूद है लॉ में जिसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है साबिक वज़ीर आज़म को भी नहीं बुला सकती। फेयर इनफ। तो जब आपने उस वक्त वहां पे जाकर पेश हुए थे अदालतों में एनआरओ केसेस में और अपने को क्लियर करवाया था गिलानी साहब ने, आप भी चले जाएं, आप भी क्लियर करवाएं, आप भी कहें कि ठीक है कि देयर इज ए प्रोविजन इन द लॉ जिसके तहत मुझे नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ साफ हैं, मेरे क्लीन हैंड्स हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आए जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें। तो गिलानी साहब के स्टैंड में मुझे इसमें डबल वो लग रही है। 2008 में एनआरओ को इसलिए नहीं यूज करते, वो कहते हैं मैं हाई मॉरल ग्राउंड रखना चाहता हूं, मैं आम अदालतों के जरिए मैं अपना क्लियर करूंगा। अब कहते हैं नहीं मैं पेश नहीं होता। क्यों?
कि मेरे एक कानूनी मुझे वो मिला हुआ है, ये प्रिविलेज मिला। मेरा ख्याल है गिलानी साहब को ये बैकआउट खत्म करके उनको पेश भी होना चाहिए और अपनी बेगुनाही उनको साबित करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लासेस साहब का। साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।